नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिमाचल में सीएम को लेकर चल रहे कांग्रेस के मंथन की, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल के इस्तीफे की, कैसे राहुल गांधी ने 10 दिनों में निभाया अपना किया वादा, साथ ही बात होगी कोलेजियम पर बढ़ते टकराव की, महाराष्ट्र और कर्नाटक विवाद में फंसे अमित शाह की, संसद में घिरी बीजेपी सरकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दिल्ली एमसीडी में मेयर पद को लेकर फंसे पेच की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली कांग्रेस का आरोप, बीजेपी की राह पर आम आदमी पार्टी चला रही है ऑपरेशन लोटस। आज कांग्रेस के 2 पार्षद आप में हुए शामिल। मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र हो 18 साल, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर अदालत ने केंद्र को भेजा नोटिस। सुब्रतो रॉय को गिरफ्तार करने पहुंची 12 थानों की पुलिस, छावनी में तब्दील हुआ लखनऊ का सहारा शहर। सहारा बैंकिंग में निवेश को लेकर गड़बड़ी का है आरोप। आज गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 389 अंक लुढ़क कर 62,182 पर हुआ बंद। निफ्टी 113 अंक गिरकर 18,497 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। तो कांग्रेस आलाकमान किसके नाम पर लगाएगी मोहर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कौन बनेगा हिमाचल का मुख्यमंत्री, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इसके साथ ही सरकार बनाने की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में नवनिर्वाचित विधायक एकत्रित हुए और विधायक दल की बैठक हुई। वहीं सीएम पद को लेकर कांग्रेस में 2 नामों की चर्चाएं तेज हैं। इनमें पहला नाम अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का और दूसरा नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। दोनों नेताओं ने विधायकों का समर्थन होने का दावा किया। जहां एक तरफ आज दिन भर प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक भी एक्टिव नजर आए। यानी सीएम पद पर अभी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर राजीव शुक्ला का कहना है कि कोई विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक है। इससे पहले दोपहर में भी कांग्रेस में नए सीएम को लेकर मंथन चला और अभी तक जारी है। इसके अलावा आज विधायक दल की बैठक से पहले केंद्रीय पर्यवेक्षक राजभवन पहुंचे थे और वहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस केंद्रीय पर्यवेक्षक ने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा है। उसमें कांग्रेस विधायकों की सूची है। कांग्रेस ने पत्र के जरिए बताया है कि उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, लेकिन हिमाचल में सरकार बना रही कांग्रेस में अब सीएम को लेकर मंथन का दौर तेज हो गया है। ऐसे में अब जल्द से जल्द इस पर फैसला हो सकता है, क्योंकि प्रतिभा सिंह और सुक्खू दोनों ही मजबूत दावेदार हैं। अब देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। हिमाचल में सीएम फेस को लेकर खींचतान है, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है। लेकिन गुजरात में सीएम को लेकर फैसला हो चुका है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। अब बीजेपी शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गई है और एक बार फिर गुजरात की कमान भूपेंद्र पटेल के हाथों में होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 7वीं बार जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया है। बीजेपी अपनी इस जीत को लेकर काफी जोश में है, क्योंकि बीजेपी ने गुजरात में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज अपना इस्तीफा राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंप दिया। अब गुजरात में नई सरकार के गठन का काम शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये बैठक गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मिलकर पूरी कैबिनेट सहित अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधायक दल की बैठक में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। खबरों के मुताबिक मौजूदा सीएम को ही फिर से सत्ता की बागडोर दी जाएगी। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री के साथ 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है।
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह को निमंत्रण भेज दिया गया है। पूरी उम्मीद है कि भूपेंद्र पटेल का नाम ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया जाएगा। गुजरात में नई सरकार के लिए शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर को होगा। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने गुरुवार को कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर को होगा। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव जीत के बीच पीएम मोदी ने कहा, मैं जनता के सामने नतमस्तक हूं। गुजरात की जनता का आभार। पीएम मोदी ने कहा, युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है और सरकार का काम प्रत्यक्ष नजर आता है। आज युवाओं ने जब बीजेपी को भारी संख्या में वोट दिया है तो इसके पीछे का संदेश साफ है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। गुजरात में शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारी में है बीजेपी, तो राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा को यादगार बनाने की तैयारी कर ली है। एक दिन के आराम के बाद 10 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा कोटा से ही आगे का सफर तय करेगी और कल सोनिया गांधी भी राहुल के साथ नजर आने वाली हैं। इस बीच राहुल ने 3 छात्राओं से किया अपना वादा पूरा कर दिया है। राहुल गांधी के लिए आज का दिन काफी खास है। आज मां सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन है और इस दिन को खास बनाने के लिए आज यात्रा को आराम दिया गया है। कल कोटा से ही राहुल गांधी पदयात्रा शुरू करेंगे। उनके साथ सोनिया गांधी भी पैदल मार्च करती नजर आएंगी। गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा ने 92 दिन पूरे कर लिए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि 18 दिसंबर को राहुल गांधी अपनी 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही उसके अगले दिन यानी 19 दिसंबर को सवाई माधोपुर में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। अभी यात्रा कोटा जिले में रहेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने एमपी की 3 लड़कियों से किया अपना एक वादा पूरा कर दिया है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की 3 छात्राओं से हेलीकॉप्टर राइड कराने का वादा किया था। 10 दिन में ही राहुल ने तीनों छात्राओं का सपना पूरा कर दिया। जैसे ही यात्रा पूरी हुई, राहुल गांधी फौरन गुडली में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे। वहां उन्होंने उज्जैन की तीनों छात्राओं के साथ 20 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड की। हवाई यात्रा के बाद उन्होंने छात्राओं को चॉकलेट्स भी दी। इसके साथ ही राहुल और हेलीकॉप्टर के पायलट ने 10 मिनट तक मध्य प्रदेश की बेटियों को हेलीकॉप्टर की तकनीकी जानकारियों से रूबरू करवाया। फिर उन्होंने तीनों के साथ फोटो खिंचवाई। उज्जैन निवासी 11वीं क्लास की शीतल पाटीदार, अंतिमा पवार और 10वीं की छात्रा गिरजा पवार ने उज्जैन में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान राहुल ने उनसे बातचीत की तो बच्चियों ने बताया कि उनका हवाई यात्रा करने का सपना है। जिसके बाद राहुल ने तीनों से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें हवाई यात्रा जरूर करवाएंगे। 10 दिन बाद ही उज्जैन की तीनों छात्राओं का सपना पूरा हो गया। राहुल के साथ हवाई यात्रा करने वाली छात्राओं ने कहा, हम पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठे थे, ये हमारा ड्रीम था। हेलीकॉप्टर में बैठने का हमारा सपना पूरा हुआ, वो भी राहुल गांधी के साथ। ये पल हमारे लिए अकल्पनीय था और अविस्मरणीय रहेगा। राहुल गांधी बड़े दिल वाले हैं। शायद यही वजह है कि देश के सभी लोगों के सपने पूरा करने के मकसद से इस यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कोलेजियम पर मचे हंगामे की। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार कोलेजियम को लेकर आमने सामने हैं। जजों की नियुक्ति के मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं और उसी कड़ी में अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की शक्ति के खिलाफ एक याचिका पर आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि भारत के संविधान की योजना ऐसी है कि ये मानता है कि कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, वही विषय न्यायपालिका की जांच के लिए है। कोर्ट ने कहा, हम अंत में केवल यही कहते हैं कि संविधान की योजना न्यायालय को कानून की स्थिति पर अंतिम मध्यस्थ होने के लिए निर्धारित करती है। कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, हालांकि वो शक्ति न्यायालयों की जांच के अधीन है। यह आवश्यक है कि सभी इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करें, अन्यथा समाज के वर्ग कानून निर्धारित होने के बावजूद अपने स्वयं के पाठ्यक्रम का पालन करने का निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक याचिका को खारिज भी कर दिया, जिसमें 12 दिसंबर 2018 को कोलेजियम की तरफ से नए जजों की नियुक्ति को लेकर लिए गए फैसले को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, कोलेजियम के फैसले सार्वजनिक किए जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उससे पहले कोई चर्चा की जानकारी भी आरटीआई के तहत नहीं मांगी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोलेजियम की बैठकों में जो कुछ भी चर्चा की गई वो सार्वजनिक डोमेन में नहीं होगी, केवल अंतिम निर्णय को अपलोड करने की जरूरत है। इससे पहले भी कोर्ट ने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग खुलेआम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम सही नहीं है। कोर्ट ने 2 टूक कहा था कि जब तक कोलेजियम सिस्टम है तब तक सरकार को भी उसे ही मानना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आईना दिखाया है। इधर कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज महाविकास अघाड़ी दलों के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात में महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के बयान की अमित शाह से शिकायत की है। ऐसे में अब अमित शाह फंसते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद इन दोनों सुर्खियों में है। इस वक्त दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार है, लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। कई क्षेत्रों पर हक को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद है। अब इस मसले पर एनसीपी की एंट्री हो गई है, जिसने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। वहीं कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक हुई है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे के अलावा महाराष्ट्र से जुड़े अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार यूं मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती है। एनसीपी की बैठक को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि अगर सत्ता का दुरुपयोग आंदोलन को बर्बाद करने के लिए किया जाता है तो उस पर प्रतिक्रिया होगी। कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने ये भी कहा कि कर्नाटक में सीमावर्ती इलाकों में रह रहे मराठी भाषी लोगों पर हाल में हुए हमले काफी गंभीर हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं, क्या केंद्र सरकार कर्नाटक को इस मुद्दे पर निर्देश दे रही है? सीमा विवाद ने अलग रूप धारण कर लिया है। कर्नाटक में ट्रक, बसें और दूसरे वाहनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक की तरफ से इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की माने तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर हमने गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र के हितों की रक्षा होगी। अब अमित शाह इस विवाद का क्या हल निकालते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नजरें तो आज संसद पर भी सबकी टिकी थी। आज संसद में एक बार फिर विपक्ष ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए और मोदी सरकार से इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की। तो वहीं कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अब मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। 29 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन भी खत्म हो गया। हर दिन की तरह आज भी विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार का घेराव किया और कुछ मुद्दों पर चर्चा की मांग भी की, लेकिन सरकार ने आज भी विपक्ष की बात को अनसुना किया। इन सब के बीच राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने चीन का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा, एलएसी मुद्दा प्राथमिकता है। हमने राज्यसभा में नोटिस दिया, इसे सभापति ने स्वीकार नहीं किया। हम इसे उठाना जारी रखेंगे। केंद्र 22 महीने से भारत चीन मुद्दे को टाल रहा है। हमने ये भी सलाह दी है कि अगर रक्षा मंत्री बहस नहीं चाहते हैं तो उन्हें विपक्षी नेताओं को जानकारी देनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री व अन्य की तरफ से दिए गए बयानों के बाद न्यायपालिका के साथ टकराव मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो सभी संस्थानों पर कब्जा कर लेती है। वहीं विपक्षी सदस्यों ने निजी सदस्यों के विधायी कार्य के दौरान राज्यसभा में भाजपा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किए जाने का विरोध किया। यानी आज सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर बहस देखने को मिली, लेकिन इस बहस के बीच भी लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। इसी के साथ आज का दिन खत्म हुआ और अब सोमवार यानी 11 दिसंबर को सत्र की कार्यवाही होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट। बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली एमसीडी में मेयर पद को लेकर फंसे पेच की। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को घोषित किए गए थे। कुल 250 निगम सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 9 सीटें मिली और 3 पर अन्य की जीत हुई। लेकिन इन नतीजों के बाद अब नगर निगम के मेयर को लेकर पेच फंस गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 2 दिन पहले यानी 7 दिसंबर को आए एमसीडी के परिणाम ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि इन परिणामों में बीजेपी को शिकस्त मिली और आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया था। आम आदमी पार्टी के लिए इस जीत को काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि एमसीडी पर पिछले 15 साल से बीजेपी का ही कब्जा था। ऐसे में जहां एक तरफ आप जीत का जश्न मना रही है, तो अपनी आदत से मजबूर बीजेपी आपकी जीत के रंग को फीका करने की कोशिश कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली मेयर पद के लिए पेच फंसा सकती है, क्योंकि नियमों के चलते महापौर की ताजपोशी के लिए अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि नियमों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए निगम के एक्ट में बदलाव करना होगा या फिर गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी।
यानी फिलहाल महापौर चुनाव को लेकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम में दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। ऐसे में किसी भी दल का सदस्य किसी भी पार्टी के महापौर या अन्य पद के प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, व्हिप जारी करने की व्यवस्था निगम में लागू नहीं होती है। ऐसे में पार्षद की सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ता है और बीजेपी तो नतीजों के दिन ही दावा कर चुकी है कि दिल्ली में मेयर तो उसी की पार्टी का होगा। बीजेपी मेयर चुनाव में खेल कर सकती है। इसको भांपते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को ही आरोप लगा दिया कि उनके नवनिर्वाचित पार्षदों को खरीदने की कोशिश हो रही है। यानी जो स्थिति बन रही है उससे साफ है कि भले ही आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है, लेकिन खेल तो बीजेपी ही खत्म करेगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।